नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की इस बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज बात करेंगे हम 1916 के बाद वाले स्वतंत्रता आंदोलन की। 1915 तक की कहानी तो हमने पिछली वाली क्लास में देख ही ली थी। आज हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अतिवादी आंदोलन युग में हम प्रवेश कर ही चुके हैं। तो आज इसके पार्ट नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इस पार्ट नंबर 5 में क्या होगा, इसमें 1915 के बाद यानी 1916 का लखनऊ समझौता, फिर होम रूल आंदोलन और मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब जब भारत के स्वतंत्रता क्रांति की बात चल रही है तो भारत की शिक्षा की क्रांति के बारे में भी बात होनी चाहिए। तो भारत की सबसे बड़ी शिक्षा की क्रांति लेकर आ रहा है मिशन ज्ञान, और इसमें आपको क्या करना है, आपको भी इसके अंदर अपना योगदान देना है। कैसे योगदान देना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी ये सारी लाइव क्लासेस को। तो चलिए भैया आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 जो है वो बात बताता है हमें 1916 के लखनऊ समझौते के बारे में। पर लखनऊ समझौते को समझने से पहले हमें चलना पड़ेगा 1907 में। 1907 में क्या हुआ था भाई? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन हुआ था। ताप्ती नदी के किनारे 1907 में एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है, मैं तो घटना भी नहीं कहूंगा, दुर्घटना कहूंगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। कौन से थे वो दो पार्ट? एक थे नरमपंथी और एक थे गरमपंथी। दोनों पार्ट्स जो है वो कांग्रेस के डिवाइड हो जाते हैं। और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो की, अब वो पूरी तरीके से सच होती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, ताकत अब कांग्रेस की कम हो गई थी। एक जो गरमपंथी धड़ा था वो कांग्रेस से पूरी तरीके से अलग हो गया था। उससे नुकसान क्या हुए? उससे हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लग गया था। पर अब समय आ गया था उन दोनों धड़ों के साथ मिलने की। अच्छा, क्या था वो समझौता? क्या थे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? कब, क्या, कौन के कॉन्सेप्ट में? जल्दी से अपन इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ। तो भैया 1916 में हुआ। और कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ। दो फैक्ट्स क्लियर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे जल्दी से आप बताइए कि जब हर कांग्रेस सेशन की बात होती है तो आता है उसका इंपॉर्टेंट अध्यक्ष, उसका चेयरमैन। कौन थे इस लखनऊ समझौता, इस कांग्रेस के लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया थे वो अंबिका शरण मजूमदार। अब ये जो नरमपंथी धड़ा और गरमपंथी धड़ा था ये साथ में कैसे आए? देखो, बाल गंगाधर तिलक को अब समझ में एक बात आ गई थी कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो भारतीय कांग्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और कांग्रेस के अंदर गरमपंथियों का आगमन ही लेकर आएगा इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ताकत। तो ये ताकत लाने के पीछे ये था लखनऊ समझौता। अब क्या हुआ इसके अंदर? दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। सबसे पहले उग्रपंथी का कांग्रेस के अंदर प्रवेश। जो उदारवादी नेता थे वो तो ऑलरेडी यहां पर ही थे, पर जो अब उग्रपंथी थे, जो गरमपंथी थे, वो भी कांग्रेस के अंदर जो है वो इंक्लूड हो गए थे। पर वो कैसे हुए? देखो, इनमें दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। एक तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती बेसेन, साथ ही साथ फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ के बाद अब जो है वो कांग्रेस उग्रपंथियों को लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो ये वाली सारी चीजें हमें यहां तक क्लियर। कौन थे वो दो व्यक्ति जिनकी वजह से उग्रपंथियों का कांग्रेस में वापस आगमन हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। क्लियर है यहां तक बात? अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये था, मुस्लिम लीग को ये समझ आ गया था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो उनका फायदा उठा रही है। तो उनको ये बात समझ आ गई कि अब हमें भी कांग्रेस के साथ जो है वो एक समझौता करना पड़ेगा, और अगर हम कांग्रेस से साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी बात जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इस कांग्रेस के लखनऊ समझौते के अंदर दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। क्या ऐतिहासिक समझौता हुआ? कि भाई अब से हम जो है वो साथ मिलकर जो है ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखेंगे। इसी वजह से इसको कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता को कांग्रेस और लीग समझौता भी कहा जाता है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन की जो मांग थी वो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पूरी तरीके से मान ली थी, और कांग्रेस जो स्वशासन की बात करती थी वो मुस्लिम लीग ने मांग ली थी। पर ये जो पृथक निर्वाचन वाली बात थी ना, ये आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली थी। जो दो राष्ट्र का सिद्धांत था, टू नेशन जो थ्योरी थी, वो अब इसी पृथक निर्वाचन से आगे बढ़ने वाली थी। और आगे जाके हम क्या देखते हैं कि 1947 में जब हमें आज़ादी की खुशी मिलती है, साथ ही साथ में पार्टीशन का यानी विभाजन का जो दर्द है वो भी भारतीयों को झेलना पड़ता है। और भारतीयों को ये झेलने वाला दर्द था, इसका अंकुर कहां से स्टार्ट हुआ? तो वो ये पृथक निर्वाचन से हुआ था।
और पृथक निर्वाचन की बात कौन से समझौते में मानी कांग्रेस ने? तो कांग्रेस के लखनऊ समझौते में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके अंदर ही सारी की सारी जो डिमांड मानी गई थी। तो यहां तक आपको सारी बात चीज क्लियर है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि लखनऊ जो समझौता था ये कांग्रेस की हिस्ट्री में बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पर क्योंकि इससे पार्टीशन का दर्द जो है वो आगे जाके जुड़ने वाला था, तो ये बड़ी एक घटना के साथ साथ में दुर्घटना भी हो गई थी। ठीक है, तो चलिए 1916 से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं होम रूल आंदोलन की तरफ। अरे भाई, एक ऐसा आंदोलन जो स्वशासन की बात करता था, एक ऐसा आंदोलन जो आयरिश से इन्फ्लुएंस था। तो इन सारे आंदोलन को अपन देखते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1916 का होम रूल आंदोलन। अच्छा, कहां से इन्फ्लुएंस था? तो ये आयरिश होम लीग से इन्फ्लुएंस था, आयरिश होम रूल लीग से, आयरिश होम रूल आंदोलन से इन्फ्लुएंस था। क्लियर है? कब हुआ? तो कब देख लेते हैं कब हुआ। तो स्टार्ट हुआ अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में। और ये क्या था? एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। क्या था भैया? एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। अब आसान सी भाषा में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तिलक साहब मेंडले जेल से अपनी 6 साल का कारावास काट के और आ चुके थे, और वो समझ चुके थे कि अब जो है हमें कांग्रेस से मिलकर काम करना पड़ेगा। लखनऊ समझौता हो जाता है। लखनऊ समझौता के बाद तिलक साहब को ये लगता है कि एक आंदोलन होना चाहिए। श्रीमती बेसेंत भी उनके साथ थी। श्रीमती बेसेंत कांग्रेस को अल्टीमेटम देती है कि आप या तो हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, और अगर नहीं तो मैं स्वयं इस आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाती चलूंगी। अल्टीमेटम देती है और श्रीमती बेसेंत और तिलक साहब मिलकर इस होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और तिलक साहब का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि स्वराज में तो अंग्रेजी सरकार के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन करना पड़ेगा, यानी उनके साथ जो है डायरेक्ट लड़ाई करनी पड़ेगी स्वराज के लिए। इससे बेटर है हम अंग्रेजों की छत्रछाया में रहकर स्वशासन की बात करते हैं, क्योंकि स्वशासन की अगर बात करेंगे हम तो अंग्रेज सरकार हमारी बातें मान सकती है। तो तिलक साहब का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, अब वो चेंज हो गया था किसमें? स्वशासन में, स्वशासन में। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा होम रूल आंदोलन था ये क्यों था, क्या थी इसके पीछे की मुख्य वजह। सबसे पहले तिलक साहब और श्रीमती एनी बेसेंत होम रूल आंदोलन के तहत ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी, स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। इस स्वशासन शब्द को अपने नोटबुक में जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से होम रूल आंदोलन क्या चाहता था कि भैया किसी ना किसी तरीके से हमारे पास स्वशासन जो है वो आ जाए। और कौन थे वो दो व्यक्ति? तिलक और श्रीमती बेसेंत, एनी बेसेंत और बाल गंगाधर तिलक। अब जब भी एनी बेसेंत का नाम आएगा तो दो फैक्ट आपको हमेशा याद होने चाहिए। सबसे पहले तो क्या कि भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, आयरिश महिला थी, और साथ साथ में याद करो, बताया था मैंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती बेसेंत। और कोई फैक्ट है क्या? हाँ भाई है फैक्ट, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में इनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान था। क्लियर है? तो अब अपन इस होम रूल आंदोलन से तिलक के और श्रीमती बेसेंत के अलग अलग होम रूल आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 28 अप्रैल 1916 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इनके होम रूल आंदोलन का क्या नाम था? तो वो भी देख लो, इंडियन होम रूल लीग। प्रश्न आ जाए कि भाई तिलक के होम रूल आंदोलन का क्या नाम था? इंडियन होम रूल लीग। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब अपन देख लेते हैं कि इस तिलक साहब के जो होम रूल आंदोलन था इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे। अध्यक्ष थे इसके जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव थे इसके एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव थे इसके एनसी केलकर साहब। क्लियर है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तिलक साहब के जो होम रूल आंदोलन था उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव कौन थे? एनसी केलकर। क्लियर है यहां तक बात? अब इसके अंदर कितनी ब्रांचेस थी वो देख लेते हैं। टोटल तिलक साहब के होम रूल आंदोलन में 6 ब्रांचेस थी। कहां कहां थी वो भी नोट डाउन करते चलते हैं। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बरार में, मध्य प्रांत में, यहां पर उनकी टोटल 6 शाखाएं थी। लेकिन पूरा महाराष्ट्र तो इन्होंने कवर कर रखा था एक्सेप्ट बंबई। बंबई को छोड़ के जो पूरा रूरल महाराष्ट्र था वो इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन के तहत कवर कर रखा था। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि तिलक साहब के होम रूल आंदोलन में हुआ क्या क्या। देख लेते हैं वहां तक। स्वशासन की तो बात की गई, इसी के साथ साथ में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी किए गए। जैसे एक तो छुआछूत की परंपरा के खिलाफ, ये भाई ये जो छुआछूत की परंपरा है ये पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए।
ठीक है, ये सारी की सारी बातें। और मातृभाषा में शिक्षा की मांग की गई, मातृभाषा में शिक्षा की मांग की गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। अब मेरे को जल्दी से आप एक क्वेश्चन बता दो, जल्दी से एक क्वेश्चन बता दो कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो भाषाई आधार पर बना, तो वो था 1953 में, 1953 में बना आंध्रा स्टेट, 1953 में बना आंध्रा स्टेट। क्लियर है यहां तक बात। रचनात्मक कार्यक्रम हो गए, छुआछूत, जाति प्रथा, जितनी भी हमारी कुरीतियां थी उसको खत्म करने की बात की गई। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ में इन्होंने स्वभाषा के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, इसकी भी डिमांड रख दी। और साथ साथ में इन्होंने भाषाई आधार पर नए राज्य के गठन की भी मांग करी। तो ये सारी की सारी बातें किसकी थी, तिलक साहब के होम रूल आंदोलन की, और उनका नाम क्या था, इंडियन होम रूल लीग। क्लियर है यहां तक बात। चलो अब तिलक साहब के बाद अपन होम रूल आंदोलन में जो दूसरी कड़ी थी श्रीमती बेसेंत, उनकी चर्चा करते हैं, श्रीमती बेसेंत की चर्चा करते हैं। तो देख लो, सबसे पहले तो ये पिक्चर देख लो, श्रीमती बेसेंत और उनके होम रूल आंदोलन की जितने भी व्यक्ति हैं वो इसमें पिक्चर में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब इसको समझने की, पढ़ने की कोशिश आराम से करते हैं। तो कब, क्यों और कौन के कॉन्सेप्ट में डाल दें इसको भी, तो चलो डाल देते हैं। कैसे भैया, कब हुआ, तो 3 सितंबर 1916 को स्टार्ट हुआ। श्रीमती बेसेंत के होम रूल आंदोलन का क्या नाम था, तो होम रूल लीग था, और तिलक का क्या नाम था, इंडियन होम रूल लीग था। क्लियर है यहां तक बात। अब इसके अंदर क्या हुआ, तिलक के अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, लेकिन श्रीमती बेसेंत के जो होम रूल आंदोलन था उसकी अध्यक्ष वो स्वयं ही थी। उसकी अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती बेसेंत स्वयं थी। सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। क्लियर है बिल्कुल यहां तक बात। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी से मुझे बता दो, जोसेफ बैप्टिस्टा। और श्रीमती बेसेंत के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वयं श्रीमती बेसेंत। क्लियर है यहां तक बात, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, होम रूल आंदोलन, स्वशासन की बात हो रही है तो सारी की सारी चीजें यहीं तक ही क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा श्रीमती बेसेंत का जो कार्यक्षेत्र था होम रूल आंदोलन का वो बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी तिलक के अलावा पूरे के पूरे भारत को 200 शाखाओं के अंदर बांट के श्रीमती बेसेंत ने पूरे के पूरे होम रूल आंदोलन को फैला रखा था। तो कितनी शाखाएं थी, 200 शाखाएं थी। और कहां कहां पर थी, जहां जहां पर भी तिलक साहब का होम रूल आंदोलन था उसके अलावा वाली सारी की सारी जगहों पे श्रीमती बेसेंत ने अपने होम रूल आंदोलन की शाखाएं जो है वो बिछा रखी थी, पूरे के पूरे इंडिया को कवर कर रखा था। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसी होम रूल आंदोलन के अंदर क्या क्या घटना हुई और होम रूल आंदोलन जब श्रीमती बेसेंत का खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई, सबसे पहले तो ये एक योगदान है श्रीमती बेसेंत का, होम रूल आंदोलन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अभी सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग और परिपक्व नेता थे क्योंकि वो राजनीतिक तौर पे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, लेकिन श्रीमती बेसेंत का एक बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहा और इस होम रूल आंदोलन का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहा हमारी भारतीय स्वतंत्रता के अंदर। क्यों, क्योंकि जितने भी यंग लीडर्स थे, जितने भी यूथ लीडर्स थे, वो इन्हीं आंदोलन के थ्रू पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में डायरेक्टली जुड़े थे। कौन कौन थे वो यंग लीडर्स, एक तो जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, ये जो इंपॉर्टेंट यंग लीडर्स थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, वो भी इस होम रूल आंदोलन के थ्रू ही डायरेक्टली पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर श्रीमती बेसेंत जो है वो गिरफ्तार हो जाती है, सरकार को लगता है डर और श्रीमती बेसेंत जो है वो गिरफ्तार हो जाती है और इसी गिरफ्तारी से नाराज होकर सुब्रमण्यम वो नाइटहुड की उपाधि से त्याग कर देते हैं, नाइटहुड की उपाधि से वो त्याग करवा देते हैं। क्लियर, देखो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई श्रीमती बेसेंत की गिरफ्तारी से नाराज होकर किस व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो सुब्रमण्यम अय्यर दिया था। अब क्या होता है, श्रीमती बेसेंत जब वापस जेल से रिहा होती हैं तो वो रचनात्मक कार्यक्रमों में आगे लग जाती हैं और तिलक साहब कहां चले जाते हैं, तिलक साहब चले जाते हैं लंदन। लंदन क्या करने, एक वैलेंटाइन चिरोल नाम का व्यक्ति था, क्या नाम था, वीसी वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने तिलक को लेकर जो है ना वो कहा था कि भाई ये जो व्यक्ति है वो भारतीय अशांति का जनक है, भारतीय अशांति का जनक है। तो इसी चीज में मानहानि का मुकदमा करने तिलक साहब जो हैं वो लंदन चले जाते हैं वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ। तो अब वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स से लंदन चले गए। अच्छा, ये होम रूल आंदोलन यहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे जल्दी से बताइए, अगर व्यक्ति के तौर पे देखा जाए कि भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है तो वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल क्लियर है यहां तक बात, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के तौर पे अगर कहा जाए कौन है भारतीय अशांति का जनक, तो वो क्या कहा जाएगा, आर्य समाज।
क्लियर है? जब दयानंद सरस्वती हमने पढ़ा था तब ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि साइड इफेक्ट क्या हुआ इस होम रूल आंदोलन का, क्या था उसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, क्या थी वो सारी की सारी चीजें। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा में। अब कौन थे ये मॉन्टेग्यू? ये उस टाइम के भारत सचिव थे, इंडिया सेक्रेटरी थे। और क्या हुआ इसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें कब, क्यों, कौन के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले कब हुआ? तो 20 अगस्त 1917 को हुआ। कौन थे इसको देने वाले व्यक्ति? तो मॉन्टेग्यू साहब थे, जो है भारत सचिव थे। अब क्या हुआ देख लेते हैं। भारतीयों को स्वशासन का जो सपना होम रूल आंदोलन ने दिखाया था वही ब्रिटिशर्स ने दोहराते हुए घोषणा करी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उन्होंने घोषणा करी कि भाई ये भारतीयों को स्वशासन का अधिकार जो है ना वो दिया जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात होती है, स्वशासन की बात होती है। और मॉन्टेग्यू घोषणा के तौर पर भारतीयों के लिए मॉन्टेग्यू साहब एक पर्टिकुलर घोषणा करते हैं जिसके अंदर क्या है कि भाई स्वशासन जो है ना वो अधिकार दिए जाएंगे। पर उन्होंने ये सारी बात कह के और एक ये छोटा सा स्टार लगा दिया भैया, छोटा सा स्टार। ये स्टार जो होता है ना ये बड़ा खतरनाक होता है। आपने देखा होगा कई बार जो है वो अन्य जगहों पर भी सारी चीजें लिख दी जाती है और छोटे से स्टार में कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी की सारी चीजें लिखी जाती है और इसी से ही हमारे साथ स्कैम हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही एक स्कैम हुआ। कैसे? 1917 में जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई उसमें स्वशासन की तो बात की गई पर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे। हम बात कहां कर रहे थे? स्वराज की बात कर रहे थे, हम तो आज़ादी की बात कर रहे थे, हम स्वशासन की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी क्या दी जाएगी? बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। और इसी से उस समय के उदारवादी व्यक्ति जितने भी उदारवादी थे उसे उन्होंने इस मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा। किसको? मॉन्टेग्यू घोषणा को। किन्होंने कहा? उस समय के उदारवादी नेताओं ने। क्लियर है? अब इस मॉन्टेग्यू घोषणा से क्या होता है? इस मॉन्टेग्यू घोषणा से मॉन्टेग्यू कैल्मफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू कैल्मफोर्ड सुधार का रास्ता खुलता है। और इन्हीं सुधारों से आगे जाके हम देखते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो देखने को मिलता है। भारत सरकार अधिनियम जो है वो देखने को मिलता है। इसी मॉन्टेग्यू घोषणा से आता है मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू रिफॉर्म से ही हम देखते हैं कि आधिकारिक तौर पे 1919 का भारत सरकार अधिनियम हमें देखने को मिलता है। तो आशा है आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति को लेकर। थैंक यू।